नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने एक प्रश्न दिया था, तो कुछ लोगों ने प्रश्न दिया था। वो प्रश्न था कि कलाकार की अपनी एक विशेषता है कि वो सूत सन की डोरी है, सूत से भी है या सुतली से या जूट के माध्यम से वो अपनी कलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो इसका कुछ लोगों ने जवाब दिया है और अच्छा भी लगा। और दूसरी बात, सबकी कमेंट को हमने पढ़ा भी है। तो वो ऐसी कलाकार थी जो विनोद बिहारी मुखर्जी की वो लड़की थी, इकलौती बेटी थी। नाम था उनका मृणालिनी मुखर्जी। उन्होंने जूट हुआ, चाहे सन की डोरी से हुआ या सुतली के माध्यम से, इन सब माध्यमों से वो अपना कलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो सबसे फेमस प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सी वो ऐसी कलाकार हैं जो सूत की रस्सी या सुतली या जूट या सन की रस्सी से वो अपनी कलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ से शिक्षा ली है, तो याद रखना इनके गुरु जो थे के.जी. सुब्रमण्यम, कलपति गणपत जो है सुब्रमण्यम, ये उनके गुरु थे। और स्कूल में जो शिक्षा ली थी वो MS विश्वविद्यालय बड़ौदरा, यानी महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदरा, वहाँ पर जो फैकल्टी थी कला संकाय, वहाँ पर इन्होंने पढ़ा था। तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप दिमाग में रट लीजिएगा। बाकी हम जब लोग पढ़ा जाएगा तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से तो उसको देख लिया जाए। तो मृणालिनी मुखर्जी जो विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी थी, ये मूर्तिकार थी। और साथ साथ इनकी माँ, जिनका नाम लीला मुखर्जी था, वो भी क्या थी, मूर्तिकार थी। तो माँ और बेटी दोनों मूर्तिकार थे। और विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार थे। तो ये सब क्वेश्चन के रूप में आपको रखे रहिएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं जिस रूप में हम लोगों ने कहा गया है ना। अब देखा गया, अब हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि इस पे आके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा? आप तो पढ़ ही चुके हो ना, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप मतलब पैग ग्रुप। क्या है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसको इस रूप में जानेंगे। तो तुरंत अब यहाँ एक प्रश्न है, पूछा गया है कि किस कला समीक्षक, ये प्रश्न आया हुआ है। जितने भी प्रश्न हम दे रहे हैं वो सब प्रश्न आए हुए हैं, बस इतना दिमाग में ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इस प्रश्न का कोई वैल्यू नहीं है ना। जो भी प्रश्न हम दे रहे हैं वो सब प्रश्न आए हुए प्रश्नों को ही हम उठाकर दे रहे हैं, और जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो जैसे अब देखिए, किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा? तो आप बताइए किसने लिखा। इस पर हमने बताया था, दो कला समीक्षकों को हमने चर्चा की थी जब पैक पढ़ रहे थे। एक चार्ल्स फावरी, एक हमने चर्चा की थी चार्ल्स फावरी। इन्होंने बम्बई स्कूल को, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को, एक नए स्कूल के रूप में नव गुजराती स्कूल कहा था। क्या कहा था? नव गुजराती स्कूल। और एक है रूडी वान लाइडेन, एक ये है रूडी वान लाइडेन। इन्होंने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप के ऊपर लिखा था। तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर ना। और अब थोड़ा सा इसको रिवीजन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। पैक ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तुरंत क्या कहेंगे आप मुझसे बोल जाइए तो रिवीजन होता जाएगा। पैक ग्रुप की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। कब की थी? 1947 में। पैक ग्रुप का घोषणा पत्र या श्वेत पत्र किसने तैयार किया था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में हो गई थी। पैक ग्रुप के चित्र संग्रहकर्ता कौन थे? तो सैयद हैदर रजा। पैक ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी कौन थे? कृष्ण हौलाजी आरा। पैक ग्रुप के मूर्तिकार कौन थे? सदानंद बाकरे। पैक ग्रुप के मूर्तिकार हो गए सदानंद बाकरे। और पैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष कौन हो गए? तो हरि अंबादास गाडे। पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार लोकप्रिय था? MF हुसैन। पैक ग्रुप के जीवित कलाकार कृष्ण खन्ना है। पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार था जो पेंटर के नाम से जाना जाता था? BS गायतोंडे। एग्जैक्ट क्लियर ना। पैक ग्रुप का वो कौन सा कलाकार था जो ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिनका जन्म 1924 में कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। एग्जैक्ट ना। अब तो क्लियर ना। अब ये रिवीजन भी हो गया। पैक ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कलकत्ता ग्रुप में 8 थी।
एग्जैक्ट क्लियर। पैक ग्रुप के कौन कौन से कलाकार हो गए यही देख लिया गया है ना। एम.ए. फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे ही थे, उसके बाद सैयद हैदर रजा थे, कृष्ण हौला जी आरा थे, M.F. हुसैन थे, कृष्ण खन्ना थे, अकबर पद्मसी थे, B.S. गायतोंडे थे, हरिअम्बा दास गाडे थे। ये पैक ग्रुप के सब कलाकार हैं, एकदम ऐसे रट लीजिएगा। तो ये आपका एक क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। थोड़ा सा यामिनी राय के प्रश्नों को लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलाकार, इनसे हर हाल में पूछा ही जाता है और इनसे जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो उस प्रश्न को हम बाद में लेंगे। जो सबसे ज़्यादा इनसे पूछा जाता है प्रश्न में, एक तो ये कि ये किस शैली से प्रभावित रहे हैं, या इन पर सबसे ज़्यादा किस शैली का प्रभाव रहा है ना, या लोक कला की वो कौन सी शैली है जिससे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, काली घाट शैली। काली घाट शैली के जो पटचित्रों से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं वो यामिनी राय। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, हर बार अगर उठाएगा क्वेश्चन तो ये खूब पूछेगा, है ना। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार आपने देखा कि किस तरह से मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है उसको बनाने में ढोकरा कास्टिंग विधि या जो है लुप्त मोम विधि, लास्ट वैक्स प्रोसेस या सिरे परदू विधि, है ना। इस तरह कई विधियां हैं, लेकिन वो सारी विधियां एक ही जगह रख दे तो गड़बड़ा जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या देखा था कि सबसे ज़्यादा जो है लास्ट वैक्स मेथड हम मोहनजोदड़ो की नर्तकी के लिए ज़्यादा उचित मानेंगे विकल्प में। ऐसे यहाँ पर देखिए लिखा है यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे, तो प्रभावित पटुआ। काली घाट के एक प्रश्न ये भी आता है, काली घाट के चित्रकार को किस नाम से जाना जाता है, तो काली घाट के चित्रकार थे वो पटुआ चित्रकार के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों का प्रभाव था इनके ऊपर। काली घाट चित्रण का भी से प्रभावित थे और पटुआ चित्रण से भी प्रभावित थे, है ना। यानी पट चित्र, काली घाट में पट माने वस्त्र पर जो चित्र किया जाता था उससे प्रभावित थे, काली घाट चित्रण से भी प्रभावित थे, और पटुआ चित्रण यानी पटुआ जो है काली घाट के चित्रण जो थी उसे पटुआ चित्रण भी कहा जाता है, क्योंकि काली घाट के जो चित्रकार थे, काली मैया के जो मंदिर था उस पर बैठ के जो चित्रकारी करते थे, यानी उनका जो चित्रण था, जो चित्रकारी करते थे वो चित्रकार पटुआ चित्रकार कहलाए। तो जाहिर सी बात है वो पटुआ जो बनाएंगे, पटुआ चित्रकार हैं, उनसे तो प्रभावित होंगे और वो जो चित्र बनाएंगे उनसे भी प्रभावित होंगे। तो दो ऐसी अवस्था में हम सबसे नज़दीकी विकल्प क्या लेंगे अगर ऐसे पूछा जाए। ये पूछा गया है इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है कि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे यामिनी राय पटुआ चित्रण से प्रभावित हैं तो कहीं पढ़ेंगे कि काली घाट चित्रण से प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो नए लोग हैं या ना, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप सदा काली घाट चित्रण को आप मानिएगा, इसी का चयन कीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसे यहाँ पर पटुआ चित्रण, काली घाट चित्रण, पट चित्रण कर देता और यहाँ उपरोक्त सभी लिख देता, तब उपरोक्त सभी सही हो जाता, क्योंकि ये तीनों से ये प्रभावित थे। यामिनी राय के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म तो एक तो जाने रहिएगा 1887 में, और कब हुआ था, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला है, बांकुड़ा जिला है, और बेलियातोड़ गांव में या तो कस्बे में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में ही किसका जन्म हुआ था, राम किंकर बैज का जन्म हुआ था, लेकिन उनका गांव अलग हो गया था, वो जुग्गीपाड़ा गांव गया था। और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में इनका भी जन्म हुआ है, लेकिन इनका गांव क्या है, बेलियातोड़ है। तो ये एग्जैक्ट क्लियर, ये दोनों सब क्वेश्चन के रूप में जो भी हम बात कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, ये सब क्वेश्चन के ही रूप में है सब, लेकिन मैं उसको लैंग्वेज के रूप में दे रहा हूँ, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में ही बात किया जाएगा। तो ये 1887 में यामिनी राय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ में इनका जन्म हुआ था, एक ये। और दूसरी बात ये है कि इनके बारे में जो और पूछा जाता है, क्योंकि ये तो इनके गुरु, इन्होंने शिक्षा कहाँ ली थी, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। तो गुरु कौन बनेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु बन जाएंगे। शुरू में जब ये कलकत्ता स्कूल में पढ़े थे तो वहाँ पर तैल चित्रण से पद्धति होती थी, तो इनके मन को रास नहीं आया। इनका मन कहाँ गया, क्योंकि ये गाँव में ही ज़्यादा समय व्यतीत हुआ था, तो गाँव में पटुआ चित्रकार थे उस समय, वहाँ पटुआ चित्रकार भी थे, और गांव में लोक कला पनप रही थी, अल्पना हुई, और जो गुड़िया उड़िया बनाते थे, गुड्डा गुड़िया, इन सबको देखकर उनके मन में एक
ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, इनका दिल ज़्यादा लोक कला की ओर यानी ग्रामीण कला की ओर, देहाती जीवन से ज़्यादा प्रभावित हुई है। ग्रामीण जीवन से इनका मन खिंच गया है ना, उसी की ओर ये भाग गए। फिर इन्होंने कभी भी फिर अपनी पाश्चात्य कला को इन्होंने नहीं अपनाया। कुछ तेल चित्र बनाए, उसके बाद फिर कभी उन्होंने तेल चित्र नहीं बनाया। फिर उन्होंने लोक जीवन से संबंधित या लोक कला से संबंधित और खासकर काली घाट चित्रण, ज़्यादा फेमस ये काली घाट चित्रण के लिए ही रहे हैं। तो उसी को अपने जीवन का उद्देश्य रख लिया और उसी काली घाट जो लोक कला थी, जो लोक कला जीवन से संबंधित जो कलाएं थी, उसको क्या लिया, आधुनिक परिवेश में लाया। यानी वहाँ से जो उपेक्षित थी, जिसको बाजारू कला कहा जाता है, काली घाट की जो चित्रण शैली थी, जो चित्र बनाते थे उससे बेचा जाता था, तो इसलिए उसको बाजारू कला था। यानी एक किस्म से उसको कोई तवज्जो नहीं था, उपेक्षित कला हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, आधुनिक परिवेश में उसको एक नए मॉडर्न लुक में लाकर काली घाट चित्रण यानी लोक कला को इन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए कुछ कला समीक्षकों ने इन्हों क्या कहा, भारतीय कला का पैगंबर माने जो क्या करे, पैगंबर का शब्द होता है जो ईश्वर के संदेश को लेकर आए, उसे पैगंबर कहा जाता है। तो जो ये किस्म से इन्होंने लोक कला को उठाकर कहाँ एक भारत के एक सामने सम्मुख मंच पर इन्होंने प्रस्तुत किया और काफ़ी प्रसिद्धि मिली, इसलिए इन्हें भारतीय कला का पैगंबर कहा। और चूंकि इन्होंने स्वदेशी कला को अपने जीवन में धारण किया था, इसलिए देखिए महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इन्होंने वही तो किया, लोक कला को अपनाकर क्या किया, अपने स्वदेशीकरण किया, स्वदेश को अपनाया। जो आदिम कला थी, जो प्राचीन कला थी, उसको इन्होंने अपना लिया। ऐसी स्थिति ने इन्होंने भारतीयता को आत्मसात किया। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी खुद इनके पास चलकर आए थे और इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा। तो ये चीज समझ में आया कि राष्ट्रवादी कलाकार क्यों कहा, भारतीय कला का पैगंबर कहा। हालांकि इनके चित्रकला पर किसी तरह का कोई विदेशी प्रभाव नहीं था, फिर भी पाश्चात्य जो है कला समीक्षक रहे हैं, फ्रांस के थे हर्बो ए मेस्यो, बाद में इसको हम डिटेल करेंगे, हर्बो ए मेस्यो ना, ये माँ है, हर्बो ए मेस्यो, ये फ्रांसीसी कला समीक्षक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि हर्बो ए मेस्यो क्या है, अब विकल्प में फ्रांसीसी कला समीक्षक होगा तो ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बीच में उठा के पूछ लेंगे, ये उस वक्त उठाएंगे जब परीक्षा में से उन्हीं लड़कों को लेना होगा जिन्हें वो चाह रहे हैं कि कुछ पढ़े हों। तो हर्बो ए मेस्यो फ्रांसीसी कला समीक्षक थे, जिनकी तुलना किससे की थी, इनकी तुलना मातिस से की थी। यामिनी राय की तुलना किससे कर दी थी, मातिस, जो फाववादी के संस्थापक रहे हैं, ठीक ना। तो हर्बो ए मेस्यो ने किसकी तुलना मातिस से की, यामिनी राय की, या यामिनी राय की तुलना मातिस से कौन समीक्षक करता है, तो हर्बो ए मेस्यो, एक कला समीक्षक ये भी मिल गए। तो ये आपको डिटेल आपको हो गया। राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने, और इनकी तुलना मातिस से किसने की, हर्बो ए मेस्यो ने। और एक कला समीक्षक विष्णु डे थे, एक कला समीक्षक विष्णु डे थे। अब इनकी क्वालिटी ही देखिए, इसी कारण इनको क्या कहे, सच्चे भारतीय कलाकार, ये भी याद रखे रहिए, सच्चे भारतीय कलाकार। किस कला समीक्षक ने, ये भी कला समीक्षक है विष्णु डे, तो किस कला समीक्षक ने यामिनी राय को सच्चा भारतीय कलाकार कहा, तो वो विष्णु डे। किसने राष्ट्रवादी कलाकार कहा, महात्मा गांधी ने। किसने इन्हें भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है, यामिनी राय। और इन्हें पिकासो भी कहा जाता है, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। एक तो आपने सुना था एमएफ हुसैन को, पहली प्राथमिकता आप एमएफ हुसैन को देंगे, अगर विकल्प में एमएफ हुसैन नहीं है तो किसको देंगे, आप इनको देंगे, यामिनी राय को। इन्हें भी भारत का पिकासो कहा जाता है। पिकासो किसे कहा जाता है भारत का, दो लोगों को, एमएफ हुसैन और यामिनी राय को। लेकिन हम पहली प्राथमिकता एमएफ हुसैन को देंगे, द्वितीय प्राथमिकता यामिनी राय को देंगे। अगर विकल्प में एमएफ हुसैन नहीं है तो यामिनी राय को हम देंगे। फिर उसके बाद अच्छा क्योंकि इनकी रेखा की तुलना, इनकी रेखा गति जो थी, इनकी रेखा गति का मतलब जो इनकी रेखा है, इनकी रेखा की तुलना पिकासो से की जाती है ना। कुछ इनकी समानता थी रेखा को लेकर, तो इसलिए इनको भारत का पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। एमएफ हुसैन ने ब्राज़ील में महाभारत से संबंधित 30 चित्रों की श्रृंखला की प्रदर्शनी लगाई थी
जो है वहाँ पर लगी थी एम.एफ. हुसैन के 30 चित्रों की, और उस समय वहीं ब्राज़ील में पिकासो के भी चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी थी। तो साथ साथ इन दोनों की प्रदर्शनी लगी थी, इसलिए कुछ रूपों में भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन को भी लिया जाता है। तो ये कुछ सिमिलरिटी रहेगी, तो इसको आप देखे रहिएगा। यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या थी, ये एक आप ध्यान दीजिएगा। यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या थी? जटिलता, कोमलता, सरलता, कठोरता। तो आप तुरंत आप देखिए, मतलब आप ये देखिए कि हमने कुछ कथन कहा था, यामिनी राय ने एक कथन कहा था, यहीं से आप पकड़िए इस क्वेश्चन को। यामिनी राय का ये 2 कथन आते भी है। एक तो उन्होंने कहा था कि मेरी कला कैसी है, बाल कला है। इन्होंने खुद कहा था मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ, ये कथन ही है। कभी कभी आता है ये किसका कथन है कि मैं बाल कला से प्रेरित हूँ, तो यामिनी राय। अब बाल कला मतलब क्या, जो जैसे बच्चे बना ले, इनके चित्र आप कभी गूगल पे आप देखिए तो बहुत आसान सा लगेगा, लेकिन दिखने में आसान है, लेकिन उसको बनाने में एक थोड़ा सा बहुत शार्पनेस होनी चाहिए। तो ये बाल कला है, देखने पर बहुत सरल लगेगा, बहुत सरल लगेगा एकदम। और इन्होंने कहा था मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ, और इन्होंने ये भी कहा था मेरी चित्रकला ऐसी है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा ले। यानी कितनी सरलता है उसमें, कोमलता भी है, लेकिन इन दोनों में कोमलता और सरलता में आप ज़्यादा सटीक सरलता को लीजिएगा, है ना। ज़्यादा सटीक किसको लेंगे? विकल्प सरलता को। ये ऐसे थोड़े से उलझाऊ प्रश्न डाल देगा, है ना। लगता है ना कोमलता, सरलता, अब इसमें चयन करेंगे तो सरलता है। इसका जब हिंदी में व्याख्या किया जाएगा तो अलग है, तो वो तो यहाँ का विषय है नहीं। तो चित्रकला की मुख्य विशेषता यही रही है। हमने कहा ना कि ये अपने चित्र बहुत कम दामों में बेचते थे, है ना। जैसे राजा रवि वर्मा के चित्र बहुत कम दाम में बिके, बाद में जब लिथोग्राफ की स्थापना करके घर घर पेंटिंग 20-20 रुपये में बिक गए, ऐसे इनकी भी कला बहुत 300 साढ़े 300 में ही बिक जाती थी। और सोचिए इतना सरल थे कि इन्होंने अपने पेंटिंग का दाम कभी बढ़ाया नहीं। और अगर इनकी एक खास बात और थी, कि इनकी खास बात थी, जाने रहिए इससे क्या होगा कि इससे पकड़ने में, क्वेश्चन को पकड़ने में आसानी होगी, इसलिए उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि अगर इनका कोई पेंटिंग खरीद लेता था ना, और आप खरीद लिए पेंटिंग इनका, मान लो 300 रुपये में आप खरीद कर ले गए, कौन सी पेंटिंग लगे, मछली दबाए बिल्ली ले गए, आप ले गए ना, राजा रानी ले गए, या रथ पर राजा रानी ले गए, कृष्ण और बलराम ले गए, गोपनी ले गए, द वैष्णो ले गए, ये सब इनके चित्र आप खरीद ले गए। अब खरीद ले गए और वहाँ रख के ऐसे कोने में रख के आप खाना खाने लगे। और यामिनी राय को अगर पता लगा कि उनके चित्र की क्या हो रही है, इज्जत नहीं हो रही है, अगर मतलब उनको लगता था कि अगर कोई मेरा पेंटिंग खरीद कर ले जाए और उसका कोई इज्जत ना करे, तो वो जाते और तुम्हें 350 रुपया फिर दे देते, है ना। 300 350 जितने में भी लेते आप उनको दे देते, है ना। तो वो तुमको दे देते उतना पैसा जितना आप लिए थे, जितने में आप खरीदे थे वो दे देते, और फिर वो अपनी पेंटिंग उठा ले जाते। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका हृदय कैसा था, मतलब बहुत पवित्र हृदय, कोमल हृदय, सरलता हृदय। मतलब इसीलिए तो कहते हैं मेरी पेंटिंग ऐसी है जैसे माँ अपने गोद में अपने बच्चे को उठा लेती है, प्रेरित हो जाती है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। इतना प्रेम था अपने कर्म से, अपने कार्यों से, अपने पेंटिंग से। तो इसलिए उनके चित्रण की मुख्य विशेषता क्या रही है? सरलता रही है। अब बताइए, अगर लोक कला राजस्थानी राजस्थानी शैली में किस तरह का रंग, हल्के रंग की गहरा रंग का प्रयोग किया गया है। गहरा रंग मतलब चटकीला, राजस्थानी में भी चटकीले रंग का प्रयोग किया गया। पहाड़ी शैली में किस तरह का प्रयोग किया गया है? चटकीले रंग का प्रयोग किया गया, गहरे रंग का प्रयोग। क्यों? क्योंकि ये सब जो शैली थी लोक कला से प्रभावित थी। कहीं ना कहीं इनका जन्म लोक कला से हुआ था, जब कोई नहीं थी, मुगल शैली या सब नहीं शैलियाँ थी, बाद में मिश्रण हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ समझे रहिएगा कि चाहे वो पहाड़ी शैली हो, जैसे बसोहली देखिए, बसोहली में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। आप रंगों का काव्य, आप कांगड़ा शैली पहाड़ी में भी चले जाएंगे, तो इस तरह यहाँ पर जो भी लोक कला से जुड़ा वो चटक रंगों का प्रयोग जरूर करेगा। आप खुद देखिए, प्रश्न इसीलिए बना कि चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गायतोंडे, यामिनी राय, सुनैना देवी। तो आप तुरंत यामिनी राय को आप टिक करिएगा। अगर विकल्प में यामिनी राय है, चटक रंगों का प्रयोग इन्होंने किया क्योंकि ये लोक कला से प्रभावित थे, और लोक कला
कैसी कला है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो रंगोली हो चाहे अल्पना हो, घरों में देखिए त्योहारों के समय में किस तरह कला बनाई जाती है, गाढ़ा रंग का प्रयोग किया जाता है ना। तो इस तरह से ये अपनी चित्रों में लोक कला से संबंधित होने के कारण चटक रंगों का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने विकल्प नहीं, ये सीधे सीधे आप याद कर सकते हो, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, माध्यम क्या है, तो बताइए राजस्थान शैली में किस तरह का टेम्परा ही माध्यम का प्रयोग हुआ है ना। ज़्यादातर जो मतलब ये एक भारतीय शैली की ओर, ये स्वदेशी शैली की ओर बढ़े, तो इन्होंने ज़्यादातर आप किस माध्यम का प्रयोग किया है, टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया है, टेम्परा माध्यम का इन्होंने प्रयोग किया है। यानी चित्रकला में जिस माध्यम का प्रयोग किया, टेम्परा का प्रयोग किया, रंग प्रयोग किया, तो खासकर चटक रंगों में, वो भी चटक रंगों में खासकर जो प्राथमिक रंग है लाल पीला नीला, उसके साथ साथ काला और भूरे रंग का भी इन्होंने प्रयोग किया। इसके साथ हम देख सकते हैं कि यामिनी राय के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, आप ये भी याद रखिएगा, दी पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर, द पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर, द पोर्ट्रेट ऑफ a पेंटर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर, है ना। पोर्ट्रेट को यहाँ इसलिए लिया क्योंकि जब शुरुआत में यामिनी राय ने अपनी कला की शुरुआत किस रूप में की थी, एक पोर्ट्रेट पेंटर के रूप में। कुछ समय तक ये पोर्ट्रेट पेंटर के रूप में मतलब एक दुकान खोले थे और लोगों की छवि चित्र बनाते थे, पोर्ट्रेट पेंटर थे ये। तो उसी पर आधारित इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, ये पिक्चर बनाई थी देवदत्त राय ने, देवदत्त राय ने बनाई थी, देवदत्त राय ने बनाई थी, पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर देवदत्त राय ने बनाई थी। तो इस तरह से ये यामिनी राय और इनके ऊपर कुछ चीज़ों को हमने देखा, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रहे हैं। और कुछ जो है एक प्रश्न आप ले सकते हैं, एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और करिए, सब करिए ना, तो करने से, लेकिन अब ये कहेंगे भी तो अच्छा भी नहीं लगता है कि सब करिए, कहीं ऐसा मन में धारणा बन जाए कुछ कि, लेकिन करना चाहिए सबको, जो आए। कुछ लोग करते हैं, सबका कमेंट हम देखते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं, है ना। देखिए प्रश्न हम बंगाल की लोक कला, देखिए आपका हम प्रश्न दे रहे हैं कि बंगाल की लोक कला, बंगाल की लोक कला, बंगाल की लोक कला, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती, जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसे दिखाई देती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। विकल्प भी दे रहे हैं, विकल्प है जंगलवादी भविष्यवादी, विकल्प है जंगलवादी, फिर है बी है भविष्यवादी, फिर सी है घनवादी, फिर इसको लिख दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपके हैं, इसी बहाने आपका एक एक प्रश्न भी तैयार होता रहेगा, BCD, यानी कि आपको बताना है कि गगनेंद्र नाथ, कौन सी जो बंगाल की लोक कला है, वो गगनेंद्र नाथ टैगोर जब चित्रकारी करते थे तो किस रूप में चित्रकारी करते थे, आपको ये बताना है। तो तब तक के लिए दोस्तों आपको तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या हमारे द्वारा या हम में कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नो डाउट आप हमसे बिल्कुल खुल के रह सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ कि किसी तरह का व्यावसायिकता को लेकर चल रहा हूँ, एज अ फ्रेंड। तो मतलब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, तो आप बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।